हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स अगस्त 2019 के। ये पार्ट टू है। पार्ट वन इससे पहले आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट टू इसलिए है क्योंकि पहला वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता, सारे करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट थे उनको ही कवर करने में, तो हमने पार्ट डिवाइड कर दिए। तो जो रह गए थे वो बाकी के पार्ट टू में कवर हो गए। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है टार्डिग्रेड। टार्डिग्रेड बेसिकली बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका साइज़ बेसिकली 0.5 mm से भी कम होता है। इनको वाटर बियर और मोस पिगलेट के नाम से भी जानते हैं। ये फ्री लिविंग टाइनी इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिनका फाइलम टार्डिग्रेडा है। और इनको टफेस्ट और मोस्ट रेजिलियंट क्रिएचर बताया जाता है अर्थ का। वो इसलिए क्योंकि एक्सट्रीम हॉट हो या कोल्ड हो, वैक्यूम हो या आउटर स्पेस हो, उस जगह पे अपने आप को ये आराम से सरवाइव कर जाते हैं। वहाँ पे आराम से सरवाइव कर पाते हैं। और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि इसराइल का स्पेस क्राफ्ट था बेयर शीट। उसमें करीब थाउजेंड्स ऑफ स्पेसिमेंस, यानी कि हज़ार से ज़्यादा स्पेसिमेंस को, टार्डिग्रेड के स्पेसिमेंस को भेजा गया था मून पे। लूनार मिशन था ये बेयर शीट मिशन जो था। इसकी भी हार्ड क्रैश लैंडिंग हुई जैसे हमारे चंद्रयान 2 की हुई थी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है टार्डिग्रेड। आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा टार्डिग्रेड्स। इसके छोटे छोटे पैर होते हैं, लिम्स होते हैं, 4 लिम्स होते हैं। और ये थोड़ा कैटरपिलर जैसा दिख रहा होगा लेकिन ये, और आगे आपको नोज़ भी दिखाई दे रही होगी। बहुत छोटे होते हैं, 0.5 mm से माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। और कहा जाता है कि अब तक जितने भी हमारे एक्सटिंक्शंस आए हैं, करीब 5 एक्सटिंक्शन जो रहे हैं, जो एक इंसान को नोन है, मतलब साइंटिस्ट को जो 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 जानकारी में एक्सटिंक्शंस हैं, उसमें अब तक सिर्फ यही सरवाइव कर पाए हैं। तो इन इसलिए इनको टफेस्ट और मोस्ट रेजिलियंट क्रिएचर बोला जाता है अर्थ का। अब इसराइल का नाम आया तो थोड़ा इसराइल के बारे में हम देख लेते हैं। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलेम। पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। और प्रेसिडेंट है र्यूवेन रिवलिन। करेंसी है न्यू शेकिल। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है बियर शीट मिशन। बियर शीट मिशन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो पार्ट वन में बियर शीट मिशन के बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि क्या था। मोटा आइडिया ये है, ये एक लूनर मिशन था इसराइल का। और हमारा अगला टॉपिक है ह्यूमनॉइड रोबोट। रशिया ने अपना स्पेस में भेजा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। फेडोर नाम है उसका। और टेक्निकल नेम है स्काईबॉट F850। जो करीब 10 दिन गुजारेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, जो असिस्ट करेगा एस्ट्रोनॉट्स को। और ये पहला नहीं है फेडोर इन रशिया पहला कंट्री नहीं है जिसने अपना रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट स्पेस में भेजा है। इससे पहले 2011 में नासा ने रोबोनॉट नाम से एक ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजा था, जो जनरल मोटर्स के साथ उन्होंने मिलकर बनाया था। फिर इसके बाद 2013 में जापान ने किरोबो नाम से एक रोबोट भेजा था, जो कि टोयोटा के साथ मिलके बनाया था। किरोबो की खास बात ये थी कि वो जैपनीज़ लैंग्वेज में बात करता था। यानी कि जो वो असिस्ट करता था एस्ट्रोनॉट्स को, तो वो जैपनीज़ लैंग्वेज थी उसकी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। थर्ड कंट्री है रशिया। और रशिया के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। रशिया एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री का मतलब होता है कि इसका जो लैंड मास है वो 2 कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है। जो इसका मेजर लैंड मास है वो एशिया में है, और इसका थोड़ा माइनर जो है वो यूरोप में है। तो इसको इसलिए ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री बोला जाता है। कैपिटल है मॉस्को। करेंसी है रशियन रोबेल। और प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। और प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन। इंपॉर्टेंट है फेडोर। और स्काईबॉट F850 इसका नाम है ह्यूमनॉइड रोबोट का। रशिया ने अभी भेजा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो पाशीमाना प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो पाशीमाना गोट्स होती हैं उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कश्मीरी वूल वगैरह जो होते हैं, बहुत अल्ट्रा फाइन कश्मीरी वूल होता है। तो उसको BIS सर्टिफिकेशन मिल गया है, यानी कि उसको लेबलिंग, मार्किंग और आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करा दी गई है BIS ने। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो पाशीमाना प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेसिकली लिवलीहुड है वहाँ की, जो चैंगथेंग रीजन है। चैंगथेंग रीजन जो है वो लद्दाख का हाई एल्टीट्यूड का रीजन है। और वहाँ पे नोमैड्स जो पाए जाते हैं उनको चैंगपा बोलते हैं, चैंगपा नोमैड्स। वही पाशीमाना गोट्स को रियर करते हैं, मतलब पालते हैं, और उन्हीं से पाशीमाना प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो उनकी जो लाइवलीहुड है बेसिकली वो इस पे डिपेंड है, पाशीमाना गोट्स पे। तो अभी BIS सर्टिफिकेशन मिलने से क्या होगा, उनकी लाइवलीहुड में इंक्रीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक एक तरीके से बोल सकते हैं इसको, सर्टिफिकेशन मिल गया है प्योरेस्ट फॉर्म का, यानी कि वहाँ के, अगर ये सर्टिफिकेशन हो जाता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है।
इम्पोर्टेंट कैसे, एक तरीके से वहाँ का रिप्रेजेंट करता है कि ये उसकी इंडिजीनियस प्रोडक्ट है। तो इम्पोर्टेंट है पाशीमाना प्रोडक्ट्स, और चैंगथेंग रीजन में पाया जाता है पाशीमाना गोट से। अब थोड़ा बीआईएस के बारे में देख लेते हैं। बीआईएस हमारे एक इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टैब्लिश किया था 1986 में थ्रू द बीआईएस एक्ट, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986। लेकिन रिसेंटली बीआईएस एक्ट 2016 एक और एक्ट बनाया गया जिसमें बीआईएस को नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया बना दिया गया, यानी कि एकमात्र बॉडी है नेशनल स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराती है जो इंडिया की, वो है बीआईएस। किस एक्ट से हुआ? एक्ट ऑफ बीआईएस 2016। और बीआईएस को इस्टेब्लिश किया गया था बीआईएस एक्ट 1986 से, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके एग्जीक्यूटिव प्रमोद कुमार तिवारी जो डायरेक्टर जनरल भी हैं, और 5 रीजनल ऑफिसेज हैं, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। जो और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सुपरा। सुपरा बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट। ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने है बनाया है। और साइंस एंड एनर्जी रिसर्च बोर्ड जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, जो प्रमोट करती है फंड रिसर्च को, यानी कि जो फंडिंग वगैरह चाहिए होती है या उस रिसर्च को थोड़ा बहुत जो पुश चाहिए होता है, जो भी डिफरेंट साइंटिफिक डिसाइपल्स या साइंटिफिक जो भी साइंटिफिक जितने भी साइंटिफिक डिसाइपल्स में रिसर्च वगैरह हो रही है उन सबको फंड प्रमोट कराता है एस सी आर बी है साइंस एंड रिसर्च बोर्ड, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। इसने डेवलप किया है सुपरा, साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट। कंफ्यूज नहीं होना है सुपरा और सर्व में। सर्व ने इसको डेवलप किया है सुपरा, ठीक है। डिज़ाइन क्यों किया है? क्योंकि ये अट्रैक्ट कर सके अच्छे रिसर्च जो प्रपोजल्स होते हैं, जिसमें न्यू हाइपोथेसिस होती हैं, जो आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस होते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर फंडिंग प्रोवाइड कराएंगे हम तो हमारे इंडिया में भी अच्छी लेवल की एक रिसर्च स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आर एंड डी पे वर्क किया जा सकता है, साइंटिफिक रिसर्च पे वर्क किया जा सकता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स। इस इंडेक्स को वर्ल्ड विजन इंडिया जो एक एनजीओ है और आईएफएमआर लीड जो कि एक रिसर्च बेस्ड इंडिया बेस्ड एजेंसी है रिसर्च की, उसने मिलके बनाया है। इसके 24 इंडिकेटर थे जो कि 3 कैटेगरी में डिवाइड थे, यानी कि जो 3 कैटेगरी थी उनके अंडर सब डिवीजन था 24 इंडिकेटर्स का। उसके बेसिस पे रैंकिंग बनाई गई, और जो 3 कैटेगरी थी वो हैं हेल्दी इंडिविजुअल डेवलपमेंट्स, पॉजिटिव रिलेशनशिप, और तीसरा है प्रोटेक्टिव कंटेक्स्ट। तो इस बेसिस पे जो रैंकिंग बनी तो उसमें केरला ने स्टेट्स में टॉप किया है और पुडुचेरी ने यूनियन टेरिटरीज में टॉप किया है। केरला के बाद तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश है। बॉटम पे हमारा मेघालय, झारखंड और मध्य प्रदेश है। याद रखना है चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स बनाया है वर्ल्ड विजन इंडिया एनजीओ ने और आईएफएमआर लीड जो कि एक रिसर्च एजेंसी है इंडिया बेस्ड। टॉप किया है केरला ने और पुडुचेरी ने यूनियन टेरिटरी में। फिर केरला के बाद तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, बॉटम पर मेघालय, झारखंड और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संसाधन हैकेथॉन। संसाधन हैकेथॉन को ऑर्गेनाइज कराया था जल शक्ति और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटीज़, और कोलेब्रेशन में नीति आयोग था एंड बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और 9/1 स्प्रिंग बोर्ड। इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी थी और नीति आयोग ने मिलके इसके साथ कोलैब करके, और मिनिस्ट्री थी जल शक्ति, उसके साथ मिलके संसाधन हैकेथॉन किया कराया गया। बेसिकली इसमें कराया क्या गया था, जो हमारे डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं उनके लिए प्रोटोटाइप बनाया गया था, टॉयलेट्स का प्रोटोटाइप, कि वो इजीली एक्सेसिबल कर सकें और यूज़फुल हों, मतलब आराम से यूज़ कर सकें और एक्सेसिबल हों जो हमारे डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं उनके लिए। तो यही ये इनिशिएटिव था स्वच्छ भारत मिशन का, और स्मार्टर और मोर एक्सेसिबल टॉयलेट्स बनाने के लिए जो डिसेबल्ड पर्सन रहते हैं उनके लिए। याद रखना संसाधन हैकेथन रिलेट करता है टॉयलेट प्रोटोटाइप्स फॉर डिसेबल्ड पर्सन, जो हमारे डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनके लिए संसाधन हैकेथन करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स एंड डिसेबिलिटीज़ ने। कौन कौन इसके कोलैबोरेशन में थे? नीति आयोग, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और 9/1 स्प्रिंग बोर्ड। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हीलियम हाइड्राइड।
अभी हीलियम हाइड्राइड का मॉलिक्यूल जो है फर्स्ट टाइम स्पेस में ट्रेस किया गया है, स्पॉट किया गया है। और स्पॉट किया है नासा ने अपनी वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी है, जिसका नाम सोफिया है। सोफिया की फुल फॉर्म है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। तो हीलियम हाइड्राइड को पहली बार स्पेस में स्पॉट किया है सोफिया के थ्रू, जो कि एक लार्जेस्ट एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी है नासा की। सोफिया की फुल फॉर्म है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। अब हीलियम हाइड्राइड क्या है, और साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जब वो पहला मतलब जो बिग बैंग थ्योरी थी उसके बाद जो पहला कंपाउंड बना तो वो हीलियम हाइड्राइड था, मतलब अर्थ पे जो बना। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये इसका स्पॉट जो है वो फर्स्ट टाइम स्पेस में भी मिला है। और हीलियम हाइड्राइड बहुत ही लाइटेस्ट हाइड्रोन्यूक्लियर आयन है, और पहला कंपाउंड था यूनिवर्स का आफ्टर बिग बैंग। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है नासा की सोफिया जो ऑब्जर्वेटरी है उसके थ्रू इसको स्पॉट किया है नासा ने, हीलियम हाइड्राइड मॉलिक्यूल कहाँ पे, स्पेस में। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना। नाम से ही पता चल रहा है लघु व्यापारी, यानी कि जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो वर्कशॉप ओनर्स होते हैं, मतलब जो छोटे लेवल पे वर्क कर रखे होते हैं, लघु व्यापार जो कर रहे होते हैं, उनके लिए ये मानधन योजना है। लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। एम है पेंशन कवरेज देना जो भी हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि जितने भी ये शॉपकीपर ओनर्स या वर्कशॉप जिनके हैं उनको एक पेंशन प्रोवाइड कराई जा सके। रजिस्ट्रेशन कराने की जो एज बार है वो 18 से 40 साल है। और जब 60 साल की उम्र हो जाती है उसके बाद 3,000 की पेंशन पर मंथ इसके थ्रू मिलेगी, जो भी लघु व्यापारी होंगे। और ये एक वॉलेंट्री है, ज़रूरी नहीं है। और इस ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और इसके अंदर एक और जो इसका फीचर है वो ये है कि जो श्रम मानधन योजना थी उस तरह का ही है इसमें, कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन वो लोग नहीं करा सकते जिन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम या किसी अदर स्कीम के लिए पहले ही एनरोल करा रखा है। तो सेम ये उसका ही बोल सकते हैं एक्सटेंशन है लघु व्यापारी के लिए, जो लघु व्यापारी हैं उनके लिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हैं इसके संतोष गंगवार। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समर्थ स्कीम। जो समर्थ है वो बेसिकली एक स्कीम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल उस उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये स्किल डेवलपमेंट स्कीम है जिसकी जिसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, जिसे समर्थ बोला गया है। ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना है स्किल अपग्रेडेशन, और जो ट्रेडिशनल सेक्टर हैं हैंडलूम्स में, हैंडीक्राफ्ट्स में, सेरिकल्चर और जूट वगैरह में, उसमें स्किल अपग्रेडेशन कराना। और जो सस्टेनेबल लेवलीहुड है, जितने भी सेक्शंस हैं उस हमारी सोसाइटी में अक्रॉस द कंट्री, उसमें एक सस्टेनेबल लेवलीहुड को प्रोवाइड करा सकें, यानी कि दे सकें उनको एक लेवलीहुड अच्छे से, स्किल अपग्रेडेशन। तो ये स्किल डेवलपमेंट स्कीम है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जो कि हमारी स्मृति ईरानी है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है समर्थ स्कीम को। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये एक हमारी बॉडी है, जो कि एक ऑफिस बोल सकते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जो हमारे सीजीए थे, अब अगस्त के टाइम पे मिस्टर गिरिराज प्रसाद गुप्ता जी को बनाया गया, लेकिन उनके 1-2 महीने बाद ही इनकी जो एज होती है उसकी वजह से इनको रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जो हमारे 24th सीजीए हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, अभी इस टाइम वो सोमा रॉय बर्मन है, जो कि 7th वुमेन भी हैं, 7वीं महिला भी हैं। इन्होंने दिसंबर से अपने चार्ज संभाला है। तो इस वजह से ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का ऑफिस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वर्क करता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर वर्क करता है। ये एपेक्स अकाउंटिंग अथॉरिटी है, और जो ये प्रिंसिपल एडवाइज़र भी है अकाउंटिंग मैटर्स पे यूनियन गवर्नमेंट को, मतलब ये एडवाइज करता है, प्रिंसिपल एडवाइजरी बॉडी है अकाउंटिंग मैटर्स पे, गवर्नमेंट को ये सलाह देता है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, पर ये जो अपनी पावर्स हैं, जो अथॉरिटी इसको मिली हुई है, तो वो आर्टिकल 150 के थ्रू मिली हुई है, जो कि बताता है आर्टिकल 150 जो है वो ये बोलता है कि यूनियन या स्टेट्स उनके पास एडवाइस देने के लिए एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होना चाहिए। और उसके उसके अंडर जो ऑफिस है वो सीजीए है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो ये अपनी पावर कहाँ से गवर्न करता है, वो आर्टिकल 150 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 150
और सीजीए का आर्टिकल 150 है, उसी के थ्रू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का ऑफिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। और आई होप हमने अगस्त के सारे अभी तक के जितने भी वो टॉपिक्स थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। और जहाँ तक है ये सारे एग्ज़ाम्स में कवर होते हैं। बेसिकली आप यूपीएससी के लिए करें, यूपीपीसीएस के लिए करें, या कोई भी अदर स्टेट पीसीएस के लिए, या बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, तो वहाँ पे जितना भी पूछा जाता है इस तरीके के ही क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये। और अगर इसके अलावा आपको चाहिए पीडीएफ वगैरह, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विथ वीसी पे।